director. Then we are saying, well, provided that a company which has been incorporated under this act, एक कंपनी जो इस एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई है, अब ध्यान से पढ़ते जाइए, कह रहे हैं इनकॉर्पोरेट हुई है और वो इस सेकंड प्रोवाइजो में कवर्ड है, शेल कंप्लाई विद द प्रोविजंस विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अगर कंपनी पैदा होते ही इस क्राइटेरिया में फॉल कर रही है, इनकॉर्पोरेट होते ही, तो 6 महीने के अंदर अंदर कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी विद इन 6 months. अब पैदा होते ही टर्नओवर 300 करोड़ कैसे हो गई? वो तो हो नहीं सकती. लेकिन जिस दिन कंपनी पैदा हुई है उस दिन पहले दिन ही 100 करोड़ रुपए की पेड अप कैपिटल है, और लाला जी ने पहले दिन डे 1 100 करोड़ रुपए पेड अप कैपिटल में लगा दिए ऑन द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. तो विद इन 6 months यू हैव टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर. अच्छा, लिस्टेड कंपनी भी नहीं हो सकती डे 1 पैदा होते ही, क्योंकि डे 1 पैदा होते ही अभी तो पब्लिक इशू लॉन्च करेंगे, फिर वेल ऑब्वियसली प्रो राटा अलॉटमेंट होगी, ओवर सब्सक्रिप्शन प्रो राटा अलॉटमेंट, उसके बाद लिस्टिंग परमिशन, फिर जाकर कंपनी लिस्ट होगी, बात की बात है. तो फिलहाल तो एक ही चीज़ समझ में आती है, और वो क्या समझ में आता है कि डे 1 पैदा होते ही पेड अप कैपिटल 100 करोड़ है, तो 6 महीने के अंदर अंदर वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना या अपॉइंट करनी मैंडेटरी है. दैट इज़ वन थिंग ओवर हेयर. अब एक चीज़ लॉ मेकर जो बिल्कुल बताना भूल गया, कहीं लॉ मेकर ने लॉ में लिखी ही नहीं, और वो ये है कि मान लीजिए कि डे 1 हम कोई भी क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, बाद में फ्यूचर में 3 साल बाद 4 साल बाद हमारी पेड अप कैपिटल बढ़कर 100 करोड़ हो गई, या टर्नओवर हमारी 300 करोड़ हो गई, या कंपनी लिस्ट हो गई, लिस्टेड कंपनी बन गई, तब वुमेन डायरेक्टर तब अपॉइंट करनी पड़ेगी. यस, कितने टाइम में अपॉइंट करनी पड़ेगी वो टाइम लिमिट लॉ मेकर ने नहीं बताया. लॉ मेकर लॉ में लिखना ही भूल गया. यहाँ पर लॉ मेकर ने लॉ में इतना तो बताया कि इनकॉर्पोरेशन वाले दिन, जिस दिन कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, पहले दिन ही 100 करोड़ है, तो 6 महीने के अंदर अंदर वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी कंपलसरी है, मैंडेटरी है. लेकिन लॉ मेकर ने ये कहीं नहीं बताया कि अगर शुरू में इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे हो और बाद में फॉल कर जाएं, तो फिर वुमेन डायरेक्टर कितने टाइम में अपॉइंट होनी चाहिए. तो हम लोग अपनी तरफ से आंसर देते हैं ASAP, व्हाट इज दैट, एज सुन एज पॉसिबल. लेकिन लॉ मेकर को बताना तो चाहिए ना, या हम प्रिज्यूम कर लें उसमें भी 6 months जब भी क्राइटेरिया में फॉल करेंगे, या लॉ मेकर को कहीं रूल में लिखना चाहिए. जब रूल 3 बनाया है तो रूल में, जब रूल 3 में इनकॉर्पोरेशन वाली बात लिखी है, तो रूल 3 में वो बाद में अगर फॉल करेंगे तो वो बात भी लिखनी चाहिए, वो भी मेंशन करना चाहिए. तो वो कहीं ना कहीं लॉ मेकर भूल गया है. और एक चीज़ जो नीचे प्रोवाइडेड फर्दर दैट में लिखी है कि अगर कहीं इंटरमीडिएट वैकेंसी क्रिएट हो जाती है इन द ऑफिस ऑफ वुमेन डायरेक्टर एंड शी रिजाइंस एंड शी लीव्स, अगर वुमेन डायरेक्टर रिज़ाइन कर देती हैं और ऑफिस वेकेंट हो जाता है, और या किसी भी रीज़न से वेकेंट हो जाता है, डेथ हो जाती है, या वो 167 में 14 ग्राउंड्स हैं, उनमें से किसी एक ग्राउंड में इफ़ शी फॉल्स इंसॉल्वेंट और व्हाटएवर एंड द ऑफिस बिकम्स वेकेंट, तो उसके बाद कह रहे हैं कि BOD शेल फिल अप द वैकेंसी एट द अर्लीस्ट, बट not later than immediate next board meeting or 3 months, whichever is later. whichever is earlier नहीं, whichever is later. अब यहाँ एग्जाम में गड़बड़ मत करना, हाँ, whichever is later. तो अगर मान लीजिए कि वुमेन डायरेक्टर का ऑफिस वेकेंट हो ही गया, ऑफिस वेकेंट हो गया, और उसके बाद मैं कहता हूँ हमारी नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होती है 4 महीने बाद, 4 months के गैप पे हमारी वैकेंसी तो हो गई, वैकेंसी क्रिएट होने के बाद 4 महीने के गैप पे जाकर बोर्ड मीटिंग होती है, तो अपॉइंटमेंट कितने टाइम में करना है? Well, immediate next board meeting in which is happening in the 4 months, हाँ जी, या फिर 3 months. दो ऑप्शन है ना, या तो वैकेंसी के बाद 3 months, या फिर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग whichever is later. तो लेटर बोले तो फिर इस एग्जाम्पल में बात करें तो 4 months. तो अगर 4 months में जाकर बोर्ड मीटिंग करवा रहे हैं वैकेंसी के बाद, तो 4 महीने मिलेंगे. अच्छा, अगर मैं कहूँ कि अगर मैं चेंज करता हूँ इसको, वैकेंसी के बाद 2 महीने बाद ही फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो गई हमारी, फर्स्ट बोर्ड मीटिंग तो हमारी यहाँ 2 months में हो गई थी, तो इज इट पॉसिबल कि हम वहाँ पर वुमेन डायरेक्टर की जगह पर वैकेंसी फिलअप ना करें, और फिर उसके बाद अभी 1 month और भी है हमारे पास, तो देन वी फिल अप द वैकेंसी, अपॉइंट न्यू वुमेन डायरेक्टर,
अगर आपकी बोर्ड मीटिंग जल्दी हो गई है तो देन यू आर गेटिंग, मतलब 3 महीने तो आपको हर हाल में मिल ही रहे हैं, 3 मंथ्स तो आपको हमेशा मिलेंगे मिलेंगे। और अगर बोर्ड मीटिंग 3 महीने से ज़्यादा बाद में हो रही है तो आपको ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। 3 महीने से कम वाला तो फंडा है ही नहीं। मिनिमम टाइम अवेलेबल इज 3 मंथ्स, द टाइम पीरियड में बी मोर देन 3 मंथ्स, इट कैन नॉट बी लेस देन 3 मंथ्स, विच एवर इज लेटर, लेटर तो है ही है। तो दैट इज देयर। तो बोर्ड मीटिंग जल्दी हो जाती है तो भी आप 1 महीना और है, फिर क्या करें, एक सेकंड बोर्ड मीटिंग करवा लें उस 1 महीने में, और उस सेकंड बोर्ड मीटिंग करवा के वहाँ पर वैकेंसी फिलअप कर लें। 1 महीना और जो आपके पास बच रहा है उसमें सेकंड बोर्ड मीटिंग करवा लो और उसमें वैकेंसी फिलअप कर लो। और इसी को बोलते हैं ना कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गए तो विल फिल अप काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर बोर्ड मीटिंग ही 4 महीने बाद हो रही है तो 4 महीने के बाद अपॉइंट कीजिए। अगर बोर्ड मीटिंग जल्दी हो गई है तो टेंशन लेने का नहीं, 3 महीने तो आपके हाथ में है ही है। और वो लेटर जो है वो वर्ड याद रखिएगा, विच एवर इज लेटर। Then we say the next point that we are having for the purpose of this rule, it is hereby clarified that paid up share capital हो या turnover हो, आपको लास्ट ईयर की बैलेंस शीट, लास्ट ईयर का P&L अकाउंट लेना है। तो वो रूल 3 स्पेसिफाई करता है। अब एक चीज़ जो मैं यहाँ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है लॉ मेकर का यहाँ पर। एक तो चलो अच्छा काम किया लॉ मेकर ने, एक बुरा काम किया। अच्छा काम ये किया कि लॉ मेकर ने वुमेन डायरेक्टर का एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, और ओल्ड कंपनीज एक्ट में नहीं था, न्यू कंपनीज एक्ट में ले आए। बुरा काम क्या किया लॉ मेकर ने यहाँ पर, मतलब कॉन्सेप्ट को लेके किस तरीके से आए आप, मतलब देखने वाली बात है। आप 149 पढ़ना शुरू करते हो, 149 सबसेक्शन 1, इंडिविजुअल शेल बी डायरेक्टर्स, नेचुरल पर्सन शेल बी डायरेक्टर्स, उसके बाद मिनिमम डायरेक्टर्स, मैक्सिमम डायरेक्टर्स, सब चल रहा है। हाँ, उसके बाद फिर 15 के ऊपर जाना है तो फिर फर्स्ट प्रोवाइजो आ जाता है, प्रोवाइडेड दैट 15 के ऊपर जाना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, फर्स्ट प्रोवाइजो आ जाता है। अभी सबसेक्शन 1 चल रहा है, सबसेक्शन 1 चल रहा है और फिर आता है सेकंड प्रोवाइजो, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड दैट और फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट। अब कहते हैं इन अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनी स्पेसिफाइड इन द रूल्स यू हैव टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर। कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाकर, सेकंड प्रोवाइजो में। तो इस पूरे को ही सबसेक्शन 2 अलग बना देते हैं और नीचे जो सबसेक्शन 2 में लिखा है उसको उसका प्रोवाइजो बना देते हैं। सबसेक्शन 1 के सेकंड प्रोवाइजो में ले जाकर आप वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो। अब दिमाग में ये भी याद रखो कि वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट कहाँ दिया गया है, सबसेक्शन 1 के सेकंड प्रोवाइजो में, सबसेक्शन 1 के सेकंड प्रोवाइजो में। और सबसेक्शन 2 प्रैक्टिकली आज की तारीख में इंडिया में बेकार है, क्योंकि तो वो तो 1 ईयर ऑलरेडी खत्म हो ही चुका है, मतलब सबसेक्शन 2 का तो कोई यूज भी नहीं है। तो बनाना ही था वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट, अच्छे से बनाते सबसेक्शन 2, या तो सेपरेट सेक्शन बनाते, या फिर सेपरेट सेक्शन नहीं बनाया तो कम से कम एक सेपरेट इंडिपेंडेंट सबसेक्शन तो बनाते। हम लोगों के लिए भी याद करना थोड़ा सा आसान होता। अब तो दिमाग में क्या रखना पड़ता है, सेकंड प्रोवाइजो ऑफ 149 सबसेक्शन 1। खैर अब जो भी है, हम लॉ तो चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये जो 1 ईयर की बात हुई, इस 1 ईयर में ऑल ओवर इंडिया ऐसी लिस्टेड कंपनीज, इंडिया में आज की तारीख में भी बोलते हैं 11,000 लिस्टेड कंपनीज हैं, 11,000 प्लस लिस्टेड कंपनीज हैं। सब ने वुमेन डायरेक्टर ढूंढनी शुरू की लेकिन अब मिल नहीं रही है। वुमेन डायरेक्टर ढूंढनी शुरू की और लेकिन वुमेन डायरेक्टर मिल नहीं रही है। पॉसिबल प्रॉब्लम आ रही है। कंपनीज लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कंपनीज लिस्टेड ऑन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और वुमेन डायरेक्टर ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही। 1 साल निकल गया लेकिन नहीं मिल पाई, 1 साल से ज़्यादा हो गया। फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने उन कंपनीज को नोटिस भेजे, उनको नोटिस भेजे कि आपको फाइन होगा, पेनल्टी होगी, आपने लॉ कॉन्ट्रावेन किया है, तो वुमेन डायरेक्टर इज मैंडेटरी। सेबी ने भी अपनी सेबी LODR रेगुलेशन में लिखा वुमेन डायरेक्टर इज मैंडेटरी। रेगुलेशन 17 ऑफ सेबी LODR रेगुलेशन में भी लिखा है वुमेन डायरेक्टर इज मैंडेटरी फॉर द लिस्टेड कंपनीज। तो कंपनीज एक्ट में भी लिखा, उधर सेबी रेगुलेशन में भी लिखा। तो सेबी की सेबी LODR रेगुलेशन है, सेबी LODR रेगुलेशन 2015, रेगुलेशन 17 में लिखा हुआ उधर। अब नहीं किया कंप्लाई तो गुस्सा कौन है, नाराज कौन है? सेबी नाराज, स्टॉक एक्सचेंज नाराज कि आप लॉ कंप्लाई नहीं कर रहे हो। तो कंपनी से पूछा गया कि भाई आपने वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट क्यों नहीं की, तो जवाब दिया उन्होंने, सर ढूंढ रहे हैं, क्या करें, मतलब ये वो मैट्रिमोनियल ऐड जैसा तो है नहीं कि हाइट शुड बी 5'2", 5'3", 5'4", रंग गोरा चिट्टा और किचन का सारा काम आना चाहिए और वेल सेल्फ इंडिपेंडेंट होनी चाहिए एंड ऑल दैट। डायरेक्टर अपॉइंट करना है, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजंस,
वो सब उस सब के लिए चाहिए। तो इट्स नॉट दैट इजी टू फाइंड वुमेन डायरेक्टर, इट्स नॉट सिंपल मैट्रिमोनियल एड, इट इज फाइंडिंग अ डायरेक्टर हु इज केपेबल ऑफ बिकमिंग अ डायरेक्टर। तो क्या हिंदुस्तान में केपेबल लड़कियों की कमी है क्या? अब बहुत सारी, मतलब ऑब्वियसली मैं कहूँगा देर आर सो मेनी गर्ल्स हु आर क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, एलएलबी, एमबीए एंड ऑल दैट। तो वहाँ से तो अपॉइंट की जा सकती हैं। पढ़ी लिखी लड़कियां तो बहुत हैं, सॉफ्ट मतलब यूनिवर्सिटी टॉपर्स हैं। अब ठीक है, बहाना मारना है तो बहाना मार लो, लेकिन अदरवाइज वेल देर आर सो मेनी गर्ल्स अराउंड विच आर मतलब विच कैन बी इजीली पुट इनटू द डायरेक्टर्स पोस्ट। और मैं तो हमेशा बोलता ही रहता हूँ, लड़के जो हैं वो क्वालिफाई होने के बाद कंपनी सेक्रेटरी बने, लड़कियां जो हैं वो क्वालिफाई होने के बाद सीधा वुमेन डायरेक्टर बने। मतलब ठीक है ना, मतलब अपॉइंट कैसे होंगी वुमेन डायरेक्टर? अब इन जनरल ऑल द डायरेक्टर्स, अभी आएगा आगे 152 में आगे पढ़ेंगे, इन जनरल ऑल द डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। तो कोई दिक्कत नहीं है, यू कैन अपॉइंट द वुमेन डायरेक्टर इन द जनरल मीटिंग बाय पासिंग द ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और वुमेन डायरेक्टर भी अगर मतलब वो भी जरूरी नहीं है कि वुमेन मतलब बेसिकली ये वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, एडिशनल डायरेक्टर कैन बी वुमेन डायरेक्टर। बोर्ड मीटिंग में बैठ गए और बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लिया और एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट की हैं एंड शी इज वुमेन डायरेक्टर, मतलब शी होनी चाहिए बस। मतलब वो चाहे वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लो जनरल मीटिंग में, चाहे बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लो, वन वे और द अदर वे। और टेन्योर अपनी मर्जी से रख लो, मे बी रोटेशनल, मे बी नॉन रोटेशनल, मे बी परमानेंट, टेन्योर अपनी मर्जी से रख लो। देन लिस्टेड कंपनी, तो हमारी बात हुई ऊपर ऑब्वियसली, द लिस्टेड कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 52, इट मीन्स अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड, और एनी ऑफ सिक्योरिटीज में शेयर्स, equity shares, preference shares, debentures, mortgage backed securities listed on any recognized stock exchange, listed company। तो सेक्शन 2 क्लॉज 52 द डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी। और जब बोलते हैं एनी ऑफ द सिक्योरिटीज आर लिस्टेड, तो सिक्योरिटीज की डेफिनेशन के लिए हम कहाँ जा रहे हैं? Well, the term recognized stock exchange and the securities is defined in the section 2 clause H of Security Contract Regulation Act 1956। SCRA बोले तो Security Contracts Regulation Act, Securities Contract Regulation Act in the security law paper, that is here। तो recognized stock exchange section 2 clause F में, और recognized stock exchange का मतलब recognize किसने किया है? SEBI ने, Security Exchange Board of India। इंडिया में आज की तारीख में 20 रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें से ऑपरेशनल सिर्फ 2 हैं, एनएससी और बीएससी। रिकॉग्नाइज तो 20 हैं लेकिन वर्किंग में, फंक्शनिंग में सिर्फ 2 हैं, एनएससी और बीएससी। और सिक्योरिटीज विल आर सेक्शन 2 क्लॉज एच। अब मैं कहूँगा कि इन सब बातों के बाद अब कुछ बेसिक बातें जो यहाँ पर मैं प्राइवेट कंपनी को लेकर भी करना चाहता हूँ। जो हमारा डिस्कशन अभी तक वर्बली हुआ जितना भी, उसको मैं थोड़ा सा सीरियल ऑर्डर में लेकर जाना चाहता हूँ और एक हायर लेवल पे लेकर जाना चाहता हूँ आपको यहाँ से। कुछ शुरू के पांच क्वेश्चन तो बड़े सिंपल सिंपल से हैं, फिर लेवल और ऊपर की तरफ जाएगा। सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अबाउट द वेदर प्राइवेट कंपनी हैज़ टू अपॉइंट द वुमेन डायरेक्टर और नॉट। तो हम पहला क्वेश्चन तो ये रेज कर रहे हैं, वेदर अ प्राइवेट कंपनी कैन इशू द फॉलोइंग सिक्योरिटीज बाय पब्लिक इशू। क्या एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कर सकती है? क्या एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज कर सकती है? तो आंसर इज नो नो नो। नो पब्लिक इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, नो पब्लिक इशू ऑफ कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, नो पब्लिक इशू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, नो नो नो। पब्लिक इशू तो कर ही नहीं सकती है। और क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में जाते हैं तो प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है, we restrict the transfer of shares, we limit the number of members to 200, and we prohibit the public issue, we prohibit the offer of securities to the public। तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 का सब क्लॉज 3 एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, पब्लिक इशू तो कर नहीं सकते हैं। वेदर अ प्राइवेट कंपनी कैन इशू द फॉलोइंग सिक्योरिटीज बाय प्राइवेट प्लेसमेंट अंडर सेक्शन 42, इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो यस यस यस, तीनों के लिए यस। और प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 200 ऑफरीज, maximum 200 offerees for one kind of securities in each financial year, in each financial year।
for each kind of securities. Each kind of securities. Maximum 200 offerees in each financial year for each kind of securities. तो प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू कर सकते हैं इक्विटी शेयर्स भी, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी और नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी. फिर क्वेश्चन 3 आता है, अगर एक प्राइवेट कंपनी है जिसने इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए हैं, तो क्या उसको वॉलंटरली अपनी मर्जी से एनएससी बीएससी पे लिस्ट करवा सकते हैं? तो आंसर इज नो, लिस्ट तो नहीं करवा सकते हैं. क्यों नहीं करवा सकते लिस्ट? क्योंकि प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 1 में लिखा हुई रिस्ट्रिक्ट आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. और लिस्ट करवा देंगे तो फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे. लिस्ट करवाएंगे तो प्रॉब्लम क्या है? फ्री ट्रांसफर हो जाएंगे. प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू कर दीजिए, लेकिन शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. सेक्शन 2 क्लॉज 68 सब क्लॉज 1 ड्यू टू द डेफिनेशन. एंड मोर ओवर द कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी फाइनली कन्वर्ट होंगी, अल्टीमेटली कन्वर्ट होंगी इनटू इक्विटी शेयर्स. तो उसमें भी वही सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी. इट विल क्रिएट अ सिचुएशन. क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी? इन विच द इक्विटी शेयर्स विल बिकम लिस्टेड एंड ट्रांसफरेबल एंड द सेम इज नॉट अलाउड. तो आंसर इज वेरी क्लियर कट, नो. इक्विटी शेयर्स को भी लिस्ट नहीं करवा सकते और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज को भी लिस्ट नहीं करवा सकते. कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज भी लिस्ट करवाई तो अल्टीमेटली तो वो शेयर में कन्वर्ट, इक्विटी में कन्वर्ट होनी है. Next one, very very important. If a private company issues non-convertible redeemable preference shares, non-convertible redeemable preference shares या जिसको बोलते हैं NCRPS, प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए हैं नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्या उनको BSE NSE पे वॉलंटरली लिस्ट करवा सकते हैं? आंसर उसके लिए भी नो. अरे भाई, प्रेफरेंस शेयर्स भी तो शेयर्स ही हैं और शेयर्स आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल. चाहे वो इक्विटी शेयर्स हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर्स हो, चाहे वो कन्वर्टेबल हो, चाहे नॉन कन्वर्टेबल हो. शेयर्स तो आप लिस्ट करवा ही नहीं सकते. शेयर्स में तो आर्टिकल्स रिस्ट्रिक्ट द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स ऑफ बोथ टाइप्स, इक्विटी शेयर्स एज वेल एज preference shares. Now even more important coming up something, yeah, most important coming up I'll say, if the private company issues the non-convertible debentures, अब shares नहीं है ना, equity shares ना preference shares, non-convertible debentures, private placement से issue किया section 42 में, तो whether such company can get the non-convertible debentures voluntarily listed on NSE BSE, इसके लिए answer is yes. तो प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू तो सब कुछ कर सकती है, इक्विटी शेयर्स, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज, लेकिन लिस्ट सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स को करवा सकती है. और रीजन है बिकॉज देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स. ये फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं एंड हेंस द प्राइवेट कंपनी कैन बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी फाइनली इन द कंपनीज एक्ट. तो माना जा सकता है. और मैंने पहले भी लास्ट क्लास में भी जोर दिया था, आज एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, और आगे बार बार आपको खुद ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सेक्शन में लॉ मेकर ने लिखा है लिस्टेड पब्लिक कंपनी और कौन से सेक्शन में लॉ मेकर ने लिखा है लिस्टेड कंपनी. अगर लिखा है लिस्टेड पब्लिक कंपनी तो मतलब सिर्फ पब्लिक कंपनीज की बात हो रही है, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पढ़ोगे आप 149 सबसेक्शन 4 तो उसमें लिखा है लिस्टेड पब्लिक कंपनी. लेकिन कई जगह लॉ मेकर ने सेक्शंस में लिखा है लिस्टेड कंपनी, तो लिस्टेड कंपनी में फिर लिस्टेड पब्लिक कंपनी, लिस्टेड प्राइवेट कंपनी दोनों आती हैं. लेकिन लिस्टेड प्राइवेट कंपनी कौन सी वाली? जिसके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्टेड है, जिसके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स लिस्टेड है, और तो कुछ लिस्ट हो ही नहीं सकता. तो प्राइवेट कंपनी के ऊपर ठप्पा लग गया, दिस इज लिस्टेड प्राइवेट कंपनी. लेकिन अब आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप में से शायद कुछ लोगों को मालूम हो जब कंपनी पैदा होती है तो कंपनी को एक कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलता है. कितने लोगों को ऑलरेडी मालूम है जब कंपनी पैदा होती है तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर मिलता है. नाउ दैट इज बिग नंबर ऑफ हैंड्स. कितने लोगों को अभी तक नहीं मालूम है? बी ऑनेस्ट, जिन्होंने पहले कभी नहीं सुना CIN नंबर. चलिए 1-2 हैंड्स कमिंग अप. तो ये 21 डिजिट नंबर होता है एक. दिस इज 21 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर, 21 डिजिट नंबर होता है. और इसकी शुरुआत कैसे होती है? U या L से होती है. इसका जो बिगिनिंग में होता है, U का मतलब अनलिस्टेड कंपनी, L का मतलब लिस्टेड कंपनी. अब अगर एक प्राइवेट कंपनी वैसे तो अनलिस्टेड होती है, लेकिन अगर उसके नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर लिस्ट हो जाते हैं तो क्या फिर वो U से L में कन्वर्ट होना चाहिए?
होना तो चाहिए लॉजिकली, लेकिन प्रैक्टिकली मैं देखता हूँ किसी भी प्राइवेट कंपनी के साथ ऐसा नहीं है, सबका वो यू चल रहा है, अनलिस्टेड ही चल रहा है, स्टेटस उसका लिस्टेड प्राइवेट कंपनी का है और उसके डिबेंचर्स लिस्टेड हैं, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोलकर देखते हैं या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट खोल के देखते हैं, दिखता है कि प्राइवेट कंपनी के डिबेंचर्स लिस्टेड हैं और मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं। लेकिन उसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाकर देखते हैं कि उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर क्या है, तो उसके नाम के आगे अभी भी CIN में यू लिखा हुआ है, एल नहीं लिखा हुआ। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, फिर मैंने अपने फ्रेंड्स को कंसल्ट किया जो कॉर्पोरेट सेक्टर में है कि भाई ये सब क्या कहानी है। तो उन्होंने कहा आराम का मामला है, कन्वीनियंस है, मतलब पहले अभी लिस्टेड, पहले प्राइवेट कंपनी में अगर एल कर देंगे फिर वो डिबेंचर्स रिडीम हो जाएंगे, फिर जब रिडीम हो जाएंगे तो फिर वापस यू करेंगे, तो अच्छा है, मतलब मिनिस्ट्री कहती है कि कोई बात नहीं, यू है यू चलने दो, एल करने की ज़रूरत नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स मार्केट में लिस्टेड भी हैं, BSE NSE की वेबसाइट पे दिख भी रहे हैं और ट्रेड भी हो रहे हैं, लेकिन कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर में अभी भी यू लिखा हुआ है। लेकिन फिर क्या, उस प्राइवेट कंपनी को वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करनी पड़ेगी, येस और नो? वो तो मैंडेटरी है फिर, क्योंकि कंपनी तो लिस्टेड तो है ही। गेटिंग दिस? तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आउट ऑफ ऑल ऑफ देम। अब इसके नीचे जो है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपके कंपनी लॉ के पेपर के लिए तो रेलिवेंट तो है नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ इतना लगा कि एक लेवल में आपको और ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ, सिक्योरिटी लॉ के पेपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ। अब इट इज़ नॉट द कंपनी लॉ पेपर टिपिकली, इट इज़ द सिक्योरिटी लॉ पेपर, और कुछ समझ में आता है तो बड़ी अच्छी बात है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। समझ में नहीं आता है तो टेंशन नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉ के पेपर के लिए है नहीं। तो एक कदम हम बढ़ा रहे हैं अब किस तरफ, सिक्योरिटी लॉ पेपर की तरफ बढ़ा रहे हैं और सेबी ICDR रेगुलेशंस की तरफ जा रहे हैं। तो सेबी ICDR रेगुलेशंस 2009 और साथ में सेबी इशू एंड लिस्टिंग ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट रेगुलेशन 2008, और प्राइवेट कंपनी है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए हैं, उसको वॉलंटरली लिस्ट करवाना चाहते हैं। क्लियर है ना? प्राइवेट कंपनी है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स इशू किए हैं बाय प्राइवेट प्लेसमेंट और वॉलंटरली लिस्ट करवाना चाहते हैं। तो वॉलंटरली लिस्ट कहाँ करवाएं, मेन बोर्ड ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या SME बोर्ड या ITP प्लेटफॉर्म? अब ये मेन बोर्ड क्या चीज़ है, जहाँ पर बड़ी बड़ी सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, रिलायंस, इन्फोसिस, TCS, ACC, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, सब लिस्टेड हैं। मेन बोर्ड जहाँ सारी बड़ी कंपनीज लिस्टेड हैं। SME बोर्ड जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए बनाया गया है, जिनकी आप ऐसे मान लीजिए कि नेटवर्थ 25 करोड़ या 25 करोड़ से कम होती है, 25 करोड़ और लेस, छोटी कंपनीज के लिए बनाया गया। और ITP प्लेटफॉर्म और छोटी कंपनीज के लिए बनाया गया, जिनको हम बोलते हैं स्टार्टअप कंपनीज। तो छोटी कंपनीज के लिए अलग से बनाया गया। और SME बोर्ड जब बोलते हैं तो SME बोर्ड भी BSC का, यहाँ दो एग्जांपल लेते हैं, प्रैक्टिकल इंडिया में दो ही एग्जांपल हैं, एक है BSC SME एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बनाया है, और दूसरा है NSC का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का NSC इमर्ज। अगर आप थोड़ा सा गूगल सर्च करोगे NSC इमर्ज तो दिख जाएगा आपको, वेबसाइट खुल जाएगी, या BSC SME एक्सचेंज ढूंढोगे तो उसकी भी वेबसाइट खुल जाएगी। स्मॉल कंपनीज या मीडियम कंपनीज, और वो स्मॉल कंपनीज जिनकी नेटवर्थ 25 करोड़ से नीचे है, वो यहाँ लिस्ट हो रहे हैं। स्टार्टअप कंपनीज तो फिर अलग से ही एक ITP प्लेटफॉर्म दे दिया है। और स्टार्टअप कंपनीज को तो बोलते हैं पब्लिक इशू करके भी लिस्ट हो सकते हैं, प्राइवेट अरेंजमेंट करके भी लिस्ट हो सकते हैं। पब्लिक इशू भी लिस्ट हो सकता है, और पब्लिक इशू करो या प्राइवेट अरेंजमेंट कर लो, प्राइवेट अरेंजमेंट से इशू करो और लिस्ट कर लो। स्मॉल कंपनीज या SME कंपनीज में तो ओनली पब्लिक इशूज, स्मॉल कंपनीज SME बोर्ड पे तो सिर्फ पब्लिक इशू करके ही लिस्ट हो सकते हैं, या जो मेन बोर्ड है उस पर भी सिर्फ पब्लिक इशू करके लिस्ट हो सकते हैं। यहाँ लिस्ट होने के लिए तो पब्लिक इशू कंपलसरी है। तो पहली चीज तो ये हो गई, पब्लिक इशू इज कंपलसरी। तो अब सवाल यही उठ रहा था कि प्राइवेट कंपनी है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए हैं, और वो भी कैसे इशू किए हैं, बाय प्राइवेट प्लेसमेंट। तो लिस्ट कहाँ करवाएंगे, मेन बोर्ड पे, SME बोर्ड पे या ITP पे? तो यहाँ थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दूं, मेन बोर्ड की एक्सेप्शन दे दी है प्राइवेट कंपनी को, मेन बोर्ड पे एक्सेप्शन दे दी है प्राइवेट कंपनी को कि आप प्राइवेट प्लेसमेंट करके भी लिस्ट करवा लो। प्राइवेट कंपनीज को यहाँ एक्सेप्शन दे दी कि आप मेन बोर्ड पे आ जाओ यहाँ पर और मेन बोर्ड पे लिस्ट करवा लो। इन दोनों में तो कोई एक्सेप्शन है नहीं।
और यहाँ प्राइवेट प्लेसमेंट भी जो है जो लिस्ट करवा रहे हैं, एसएमई बोर्ड और आईटीपी वालों ने तो बोल रखा है हमारे यहाँ नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्ट होता ही नहीं, ओनली इक्विटी शेयर्स आर लिस्टेड एंड ओनली कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्ट होने का तो रास्ता ही नहीं है उधर। एसएमई और आईटीपी पे ओनली इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज आर लिस्टेड। तो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर तो उन्होंने रास्ता बंद ही कर रखा है, एसएमई पे तो आना मत और आईटीपी पे भी मत आना लिस्ट करवाने के लिए। छोटी कंपनीज हैं, लेकिन छोटी कंपनीज के सिर्फ क्या लिस्ट होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज। तो प्राइवेट कंपनी है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैं, एनसीडी है, तो एनसीडी लिस्ट होने का तो फिर रास्ता कुछ और बचा ही नहीं, सिर्फ कहाँ लिस्ट करवाना है, सिर्फ मेन बोर्ड पे करवाना है। मेन बोर्ड वालों ने अपने यहाँ एक एक्सेप्शन क्रिएट कर दिया मेन बोर्ड के ऊपर कि पब्लिक इशू करके तो लिस्ट आप कुछ भी करवा दो, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट से नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू करके आप लिस्ट करवा सकते हैं। तो फाइनली प्राइवेट कंपनी लिस्ट हो रही है, कहाँ लिस्ट हो रही है, ऑन मेन बोर्ड। प्राइवेट कंपनी के एनसीडी लिस्ट हो रहे हैं ऑन मेन बोर्ड, क्योंकि उसमें उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी है। और वेल देन वी आर सेइंग नो लिस्टिंग ऑन द एसएमई प्लेटफॉर्म और नो लिस्टिंग ऑन द आईटीपी प्लेटफॉर्म। मीनवाइल एक चीज़ अभी सितंबर 2018 में चेंज हो गई है, सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2009 जो 9 सालों से चली आ रही थी वो एबॉलिश हो गई है और इसकी जगह सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018 आ गई है। तो कुछ 250 पेज की रेगुलेशन है, अभी अभी चेंज हो गई, तो आपके लिए ग्रुप 2 के लिए स्वागत करने के लिए वो न्यू रेगुलेशन तैयार है। जब आप ग्रुप 2 में आएंगे तो वेल आप हिंदुस्तान की वो पहली जनरेशन बनेंगे, फर्स्ट एवर स्टूडेंट्स इन इंडिया हु विल स्टडी सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन 2018। ये अभी सितंबर 18 में 11 सितंबर 2018 से पुरानी रेगुलेशन एबॉलिश करके नई रेगुलेशन इंट्रोड्यूस कर दी है। तो हिंदुस्तान बदल रहा है, स्टॉक मार्केट बदल रही है, सेबी बदल रहा है, आप इस बदलती हुई दुनिया के सिटीजन्स हैं। फिर और एक छोटी सी चीज़ है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स फाइनली प्राइवेट कंपनी है और प्राइवेट कंपनी के नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स जो प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू हुए हैं वो लिस्ट हो गए, कहाँ लिस्ट हो गए, मेन बोर्ड पे लिस्ट हो गए। अब मेन बोर्ड पे लिस्ट हो गए तो क्या उस प्राइवेट कंपनी को फाइनली अब लिस्टेड कंपनी मानेंगे या नहीं मानेंगे, क्या उस प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड कंपनी मानेंगे या नहीं मानेंगे? यस, कंपनी लॉ के लिए यस। अब यहाँ पर भी कहानी में ट्विस्ट है, अब ये लास्ट हाइपर लेवल है और मैं कहूँगा कि अब थोड़ा सा दिमाग के तोते उड़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ बातें वही फिर से बोलूँगा कंपनी लॉ के पेपर के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी लॉ के लिए है। मैं एक आखिरी एफर्ट करने जा रहा हूँ कि शायद वो लेवल भी आपकी समझ में आ जाए, जो अभी तक जो बोला वो समझ में आ रहा था, शायद ये पकड़ में आ जाए। मतलब आई डोंट गारंटी अपॉन दिस, बट दिस इज सिक्योरिटी लॉ, दिस इज नॉट कंपनी लॉ। तो प्राइवेट कंपनी है, नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए हैं, कैसे इशू किए हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए हैं। लिस्ट कहाँ करवाया है, मेन बोर्ड पे लिस्ट करवाया है, क्योंकि एसएमई बोर्ड पे और आईटीपी पे तो अलाउड है ही नहीं, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज अलाउड हैं। फाइनली क्या प्राइवेट कंपनी को अब लिस्टेड कंपनी मानेंगे? तो पहला आंसर तो ऑब्वियसली मैं भी यही दूंगा, येस, पहला आंसर तो मैं भी यही दूंगा। अब यहाँ पर दो तीन अलग अलग बातें हैं। नंबर वन, क्या प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड कंपनी मानेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डेफिनेशन ऑफ लिस्टेड कंपनी इन द कंपनीज एक्ट? तो आंसर इज येस। फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द वुमेन डायरेक्टर, तो वंस अगेन आंसर इज येस, येस। फॉर द पर्पज ऑफ चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, क्या उसके लिए लिस्टेड कंपनी मानेंगे? अब ये तो पता नहीं हमें, क्योंकि हमने तो एलओडीआर पढ़ा नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ नहीं लिखा हुआ, वहाँ लिखा हुआ है चैप्टर 2 चैप्टर 3 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015 में कि यस वहाँ पर मान लेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो लिस्टेड एंटिटीज़ हैं उनके इक्विटी शेयर्स भी लिस्ट हो सकते हैं, कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज़ भी लिस्ट हो सकती हैं और नॉन कन्वर्टेबल भी है। क्योंकि अब वो नॉन कन्वर्टेबल वाला पार्ट आ जाता है ना, तो इसलिए प्राइवेट कंपनी उसमें इंक्लूड हो जाती है। तो आंसर इज येस फॉर दिस। क्या चैप्टर 4 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन के लिए प्राइवेट कंपनी को लिस्टेड मानेंगे? तो इसके लिए आंसर इज नो, क्योंकि चैप्टर 4 ऑफ सेबी एलओडीआर रेगुलेशन में कहते हैं सिर्फ वही कंपनी लिस्टेड मानी जाती है जिसके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हो या जिसकी कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्टेड हो, और प्राइवेट कंपनी का तो क्या लिस्टेड है, नॉन कन्वर्टेबल।
और एक चीज़ बताऊं, वेल आपके लिए इतना आज की तारीख में ऑब्वियसली रेलिवेंट नहीं है, इतना रेलिवेंट नहीं है, लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर में ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, जिनको आज तक यही क्लैरिटी नहीं है कि कहाँ पर येस बोलें और कहाँ पर नो बोलें। पहले 3 केसेस में यस यस यस, बट द लास्ट केस वही प्राइवेट कंपनी है, नॉन कन्वर्टेबल वेंचर है, प्राइवेट प्लेसमेंट से इशू किए, लिस्ट करवाए, और सेबी एलओडी या रेगुलेशन का एक पार्ट ऐसा है जो कहता है कि इस पार्ट के लिए हम लिस्टेड नहीं मानेंगे, क्योंकि इस पार्ट के लिए लिस्टेड का मतलब होता है सिर्फ इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्ट होना चाहिए। और इसी पार्ट में वहाँ पर वुमेन डायरेक्टर है। मैं क्यों पॉइंट आउट कर रहा हूँ आज, क्योंकि इसी पार्ट में वहाँ वुमेन डायरेक्टर है। तो सेबी जब बोलते हैं ना वुमेन डायरेक्टर इज मैंडेटरी इन लिस्टेड कंपनी, तो सेबी कौन सी वाली लिस्टेड कंपनी के लिए बोलता है? जिसके इक्विटी शेयर लिस्टेड हों और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्टेड हों, सेबी उस कंपनी के लिए बोलता है। कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट सेक्शन 2 क्लॉज 52 एंड सेक्शन 149 सब कंपनीज के लिए बोलता है। वो प्राइवेट कंपनीज भी जिनके नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर लिस्टेड है उनके लिए भी वुमेन डायरेक्टर कंपलसरी है। कंपनी लॉ सारी लिस्टेड कंपनीज के लिए कहता है, सेबी सिर्फ उन लिस्टेड कंपनीज के लिए कहता है जिनके इक्विटी शेयर्स और कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्टेड हैं। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगा कि शायद ट्राई कर सकते हैं, बट नॉट फॉर एग्जाम, नॉट फॉर एग्जाम। आपके लिए एग्जाम के हद से बात करूं अगर एग्जाम के एंगल से, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे कहानी खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 इज नॉट फॉर, क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 इज नॉट फॉर कंपनी लॉ पेपर। वो अगला लेवल चला जाता है, नेक्स्ट लेवल चला जाता है। और यहाँ अगर बोलूँगा वुमेन डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट खत्म होता है